नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार तक को गिरा दे। जरा सोचिए, जिस पीढ़ी ने अपनी आंखें ही इंटरनेट में खोली हों, जिस पीढ़ी के बच्चे को पैदा होने के साथ ही गुड़िया गुड्डे की बजाय सोशल मीडिया का खिलौना हाथों में थमा दिया जाए, वो जनरेशन कैसी होगी? यही है जेन ज़ी। 1997 से लेकर 2012 के बीच इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए, वही हैं असली जेन ज़ी। वो जेन ज़ी जिन्होंने पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में हुकूमतों की चूल्हे हिला दी। तो पेश है दास्ताने जेन ज़ी। वो साल 2022 का मार्च का महीना था जब श्रीलंका में अचानक लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी थी। वजह थी खाने पीने की चीजें और डीजल पेट्रोल के दाम का न सिर्फ आसमान छूना बल्कि उनकी भारी किल्लत। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह आंदोलन आगे चलकर ऐसा रुख अख्तियार करेगा कि श्रीलंका की सरकार ही गिर जाएगी। इस एक आंदोलन में श्रीलंका के तमाम बड़े नेताओं को छुपने भागने और यहाँ तक कि तब के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये पूरा आंदोलन और प्रदर्शन कहीं से भी राजनीतिक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन की आवाज थी, जेन ज़ी की आवाज। सरकारी नौकरी में बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल लोगों के परिवारों को रिजर्वेशन की एक छोटी सी चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश बगावत के शोलों में घिर गया। इस बगावत का बिगुल न किसी राजनीतिक पार्टी ने बजाया, न किसी संगठन ने। ये बांग्लादेश के छात्र थे जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक हर जगह कब्जा कर लिया। आंदोलन ऐसा कि 16 सालों से बांग्लादेश के सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो अब भी भारत में शरण लिए हुए। बांग्लादेश के इस तख्ता पलट के पीछे भी कोई और नहीं, वही नई जनरेशन थी, जेन ज़ी। बस महीने भर पहले तक नेपाल में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी तूफान आने के पहले की थी। सिर्फ 36 घंटे का तूफान था और इसी 36 घंटे के तूफान ने नेपाल के संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को झकझोर कर रख दिया। एक एक कर पहले मंत्री और फिर इन मंत्रियों के बॉस यानी प्रधानमंत्री तक को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया ने नेपाल का तख्ता पलट देखा। इस बार भी यह आंदोलन, ये विरोध, यह गुस्सा किसी राजनीतिक पार्टी, संगठन या किसी मंझे हुए नेता की वजह से नहीं था, बल्कि इस तख्ता पलट की वजह वही नई जनरेशन थी, जेन ज़ी। 3 सालों में 3 देश और 3 तख्ता पलट, और हर आंदोलन और तख्ता पलट के बीच बस एक ही चेहरा, जेन ज़ी। नेपाल में जेन ज़ी का कहर क्यों टूटा, जेन ज़ी को गुस्सा क्यों आया, यह आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानकारी जरूरी है कि आखिर ये जेन ज़ी है क्या। सिर्फ 3 सालों में 3 अलग अलग देशों में जेन ज़ी अपने बूते पर पूरी की पूरी सरकार कैसे गिरा दी। ये दुनिया पीढ़ियों से चलती है, पुश्तों से चलती है। हर बार नई और पुरानी पीढ़ी के बीच कुछ टकराव भी होता है। आपने कई बार ये मुहावरा सुना होगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अमूमन कहा जाता है कि वो आखिर की 7 पीढ़ियां ही होती हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं। इन्हीं 7 पीढ़ियों में से एक जेन ज़ी है। पर जेन ज़ी को समझने के लिए पहले की पीढ़ियों को समझना जरूरी है। तो ये रहे वो 7 पीढ़ियां। द ग्रेटेस्ट जनरेशन में उन लोगों का शुमार होता है जिनका जन्म 1901 से 1927 के बीच हुआ। इस मुद्दत में पैदा होने वाले लोगों को इसलिए द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हद से ज्यादा संघर्ष, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां और लड़ाइयां देखी। तब गरीबी भी एक बहुत बड़ा श्राप थी, मगर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इन्होंने संघर्ष किया।
बिना किसी सुविधा के। इसीलिए 1901 से 1927 के बीच जिन लोगों ने आंखें खोली उन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन नाम दिया गया। ये वो दौर था जिसे गुलामी और विश्व युद्ध का दौर भी कहा जाता है। तब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया अभी शांति से दूर थी। ज्यादातर लोग गुलाम बनकर जी रहे थे। इसी गुलामी और विश्व युद्ध की तबाही ने इस जनरेशन को एक तरह से खामोश कर दिया था। डर की वजह से वो अपने हक को लेकर आवाज तक नहीं उठा पाते थे। जुल्म को खामोशी से सहते और नाइंसाफी के खिलाफ खामोश रहते। इसीलिए 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। दरअसल यही वो दौर था जब कायदे से टेक्नोलॉजी ने आंखें खोलनी शुरू कर दी थी। 45 में दुनिया ने पहली बार नागासाकी और हिरोशिमा एटम बम का कहर देखा था। यही वो दौर था जब लोगों ने टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। जिंदगी को बदलने वाली कई तकनीक इसी दौर में सामने आई। कहते हैं कि यह वही दौर था जिसमें पहली बार लोगों ने आधुनिक दुनिया का सपना देखा। यही वो जनरेशन थी जिसके जरिए मॉडर्न जमाने की शुरुआत हुई। इसी दौर में म्यूजिक, आर्ट, सिनेमा, कल्चर, रॉक एंड रोल और हिप्पी कल्चर का जन्म हुआ। ये वो जनरेशन थी जिसने टेक्नोलॉजी को पहली बार जिंदगी का सबसे कारगर हिस्सा बनते और बनाते देखा। इस जनरेशन की सबसे खास बात ये थी कि ये उस वक्त के और आज के मौजूदा जनरेशन के बीच एक पुल का काम करती है। कहते हैं कि ये वो पीढ़ी है जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव देखा। इन्होंने पुराने दौर को भी जिया, पुरानी तकनीक के साथ भी जिया और फिर बदलती तकनीक के साथ भी खुद को बदला। इनके ही दौर में तकनीक सबसे तेजी से और जल्दी बदली। कहते हैं कि ये वो पीढ़ी थी जिसने सब कुछ बहुत जल्द सीखा। जी हाँ, यही है वो पीढ़ी जेन ज़ी, वही जेन ज़ी जिसके बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से 3 साल में 3 देशों में तख्ता पलट हो चुका है और जिसकी वजह से इस वक्त नेपाल सुलग रहा है। असल में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को इसलिए जेन ज़ी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें ही इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में खोली। यानी टेक्नोलॉजी इनकी चुटकियों पर, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। ये वो पीढ़ी है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की राय बदल और बदलवा सकती है। जी हाँ, जेन ज़ी सबसे लेटेस्ट पीढ़ी नहीं है, बल्कि जनरेशन अल्फा सबसे नई पीढ़ी है। लेकिन ये जेन ज़ी जैसा काम नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि जनरेशन अल्फा के दौरान यानी 2013 से 2025 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं, कायदे से इस वक्त उनकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं है। अब 12 साल के बच्चे क्रांति तो करने से रहे, इसीलिए फिलहाल ये काम जेन ज़ी कर रहा है। क्योंकि जेन ज़ी वाली जनरेशन 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है, यानी उनकी उम्र इस वक्त 28 साल तक की हो चुकी है। हालांकि कहते हैं कि आने वाले वक्त में जनरेशन अल्फा दुनिया की सबसे यंग और 21वीं सदी की असली जनरेशन बनेगी। तो 7 पीढ़ियों यानी 7 जनरेशन के साथ जेन ज़ी के बारे में भी अब आप जान गए। अब सवाल यह है कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जेन ज़ी को गुस्सा आ गया।
तो नेपाल के तख्तापलट और जेनजी के गुस्से की असली कहानी कुछ यूं है। बात पिछले महीने यानी अगस्त की है। नेपाल में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अचानक कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होने लगे जिनमें नेताओं, मंत्रियों और उनके परिवारों की ऐशो आराम भरी जिंदगी की झलकियां थी। इन वीडियोस में खास तौर पर नेपाल के नेताओं के उन बच्चों को दिखाया गया था जो विदेशों में रहकर पढ़ रहे और आलीशान जिंदगी जी रहे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, इसका एक नाम पड़ गया, नेपो किड या नेपो बेबी। ये उन्हीं कुछ वीडियोस की झलकियां हैं। इनमें नेताओं के बच्चों को महंगी कारों, ब्रांडेड कपड़ों और विदेशों में महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए दिखाया गया है। ये जेनजी का ही काम था। इस वीडियो का पूरे नेपाल पर गहरा असर पड़ा। आम लोगों को लगा कि वो ठगे जा रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने संसद में भेजा, जिन्हें सरकार चलाने के लिए वोट दिया, वो उन्हीं आम लोगों की मेहनत की कमाई और टैक्स के पैसे से खुद के बच्चों को ऐश करा रहे हैं। नेपो किड और नेपो बेबी की इस मुहिम के साथ ही नेपाल की सरकार, उनके मंत्री और नेताओं के करप्शन का मुद्दा भी अब सोशल मीडिया पर तैरने लगा। नेपाल में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और खस्ता बुनियादी जरूरतों ने लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। पर अभी तक ये गुस्सा सोशल मीडिया पर ही नजर आ रहा था और यही नेपाल सरकार ने गलती कर दी। नेपाल सरकार को लगा कि अगर सोशल मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी जाए तो नेपो किड या नेपो बेबी वाली मुहिम ठप हो जाएगी। इसी के बाद 28 अगस्त को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को एक नोटिस जारी कर दिया। इसके जरिए सोशल मीडिया कंपनियों से कहा गया कि वो 7 दिनों के अंदर अपनी अपनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नेपाल में कराएं। साथ ही शिकायतों का निपटारा करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनी नेपाल में अपने अपने दफ्तर भी खोलें ताकि उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन चीनी कंपनी टिकटॉक के अलावा किसी और कंपनी ने तय मोहलत तक न रजिस्ट्रेशन कराया, न ही नेपाल में अपना दफ्तर खोला। लिहाजा 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी कर टिकटॉक को छोड़ 26 सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाई। इनमें पुराना वाला ट्विटर यानी नया एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप शामिल थे। जो जेनजी सोशल मीडिया का चम्मच और इंटरनेट के ऑक्सीजन के साथ पैदा हुआ, उसे यह पाबंदी किसी कीमत मंजूर नहीं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते नेपाल सुलग उठा। हालांकि जेनजी के सामने एक दिक्कत थी। दिक्कत ये कि सोशल मीडिया के ज्यादातर प्लेटफॉर्म नेपाल में बैन हो चुके थे। फिर वो अपना आंदोलन और मुहिम कैसे चलाए? ऐसे में 2 चीजों ने उनकी मदद की। पहली, टिकटॉक को नेपाल सरकार का बैन न करना और दूसरी, एक एनजीओ हामी नेपाल संगठन। असल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का विरोध जताने के लिए जेनजी ने सबसे पहले टिकटॉक का ही सहारा लिया। लेकिन मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ और मदद की जरूरत थी। ऐसे में एनजीओ हामी नेपाल उनके काम आए। कायदे से कहें तो यही वो चेहरा है जिसने असल में नेपाल के अंदर जेनजी की बुनियाद रखी। सुदन गुरंग, यही वो नाम है जो जेनजी की असली पहचान है। असल में नेपाल में जेनजी की बुनियाद 2015 में ही पड़ चुकी थी, जब नेपाल में हाल के वक्त का सबसे भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप में लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए थे। इसी भूकंप के दौरान गुरंग के बेटे की भी मौत हो गई थी। बस यही वो पल था जिसने गुरंग की जिंदगी बदल दी। डीजे और नाइट क्लब के कभी मालिक रहे गुरंग ने भूकंप के बाद नेपाल के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए पहली बार उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एक ऑनलाइन पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों से आगे आकर मदद की अपील की। पहली ही अपील पर करीब 200 लोग मदद के लिए आगे आ गए। इन लोगों के साथ मिलकर गुरंग ने भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों को खाना, दवाएं पहुंचानी शुरू कर दी। घायलों को उधार की मोटरसाइकिल पर बिठा बिठा कर अस्पताल पहुंचाया गया। गुरंग के इसी काम ने एक नेटवर्क को जन्म दे दिया जिसका नाम पड़ा हामी नेपाल, यानी हम ही नेपाल हैं।
2020 आते आते 1600 से ज्यादा सदस्यों वाली हामी नेपाल एक NGO बन चुका था। गुरंग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि अब वो हामी नेपाल के बैनर तले हर मुसीबत में नेपालियों की मदद करने लगे। देखते ही देखते अब गुरंग नेपाल में युवाओं यानी जेनजी का सबसे चहेता चेहरा बन चुके थे। स्कूल, कॉलेज और छात्रों के बीच वो एक हीरो थे। जब नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद करने का ऐलान किया, तब हामी नेपाल भी इसके विरोध में आ खड़ा हुआ। यह हामी नेपाल ही था जिसने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बंद होने के बाद टिकटॉक और अपने प्लेटफॉर्म से सोमवार को काठमांडू में रैली निकालने का ऐलान किया। इसलिए बाकायदा सरकार से उसने इजाजत भी ली, सरकार ने इजाजत दे भी दी, ये सोचकर कि थोड़े बहुत लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और फिर सब ठंडा हो जाएगा। और यही नेपाल सरकार से चूक हो गई। दरअसल हामी नेपाल ने उसी टिकटॉक का सहारा लेकर जेनजी को जगाने का काम किया। उसने खास तौर पर छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म में सोमवार को तय जगह पर सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। इस अपील का ऐसा असर हुआ जिसकी उम्मीद खुद हामी नेपाल को भी नहीं थी। हजारों जेनजी सड़क पर उतर आए। उनकी तादाद को देखते हुए सरकार घबरा गई। शुरू में उन्हें कुचलकर इस रैली को नाकाम करने की कोशिश की गई, लेकिन असर उल्टा हो गया। जेनजी से जुड़े 19 छात्रों की मौत हो गई। मौत की खबर अब काठमांडू से बाहर नेपाल के कोने कोने तक पहुंच गई। अब हर कोई अगले दिन यानी मंगलवार का इंतजार कर रहा था। मंगलवार अपने साथ वो लेकर आया जो नेपाल ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जेनजी का गुस्सैल चेहरा पहली बार बेकाबू हो चुका था। सड़क से उठा आंदोलन अब हर उस चीज को मटिया में या जलाता जा रहा था जो भी उसके गुस्से के आगे आ रहा था। नेपाल का हर नेता, हर मंत्री, हर सांसद, यहाँ तक कि मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार उनके निशाने पर था। क्या संसद भवन, क्या पीएम हाउस, क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या एयरपोर्ट। आग के उठते शोले और काले धुएं के गुबार ने देखते ही देखते पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया था। पुलिस, आर्मी सब जेनजी के आगे बेबस और गायब थी। उनकी बेबसी को देखते हुए अब जेनजी के साथ नेपाल की बाकी की जनरेशन भी आंदोलन में कूद पड़ी। आग की लपटें और काले धुएं का रुख भांपते हुए अब नेताओं के सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो देश से भागकर जान बचाओ या इस्तीफा दो। जिन्हें मौका मिला नेपाल से भाग निकले, जिन्होंने मौका देखा इस्तीफा दे दिया। पर सबकी नजर सबसे बड़े इस्तीफे पर थी, इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर केपी ओली का। मंगलवार शाम होने से पहले ओली भी इस्तीफा सौंप चुके थे। उनके मंत्री पहले ही इस्तीफा देने के लिए कतार में खड़े हुए थे। काठमांडू में तख्ता पलट चुका था। कायदे से अब जेनजी का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि होता है आंदोलन कोई और शुरू करता है और खत्म होते होते कई और लोग उससे जुड़ जाते हैं जो ऐसे मौके की ताक में होते हैं और अपने लिए मौके ढूंढते हैं। वही जेनजी के साथ भी हुआ। काठमांडू की गद्दी खाली हुई, हाकिम गायब, शहर का रखवाला बचा नहीं, तो भीड़ भी बेकाबू उठी, जिसे जिधर मौका मिला राख बनाना शुरू कर दिया। सोमवार और मंगलवार को कई घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे एक पूरा देश जेनजी के हाथों में है। सोशल मीडिया से बैन वापस लिया जा चुका था। प्रधानमंत्री ओली समेत ज्यादातर मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन काठमांडू चल रहा था। तब ऐसे में नेपाली सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। नेपाल के राष्ट्रपति ने जेनजी के नाम अपील जारी की। जवाब में जेनजी ने भी अपनी कुछ मांगे रखी। फिलहाल ऐसा लगता है कि जेनजी की मांग और पसंद को देखते हुए नेपाल की सत्ता फिलहाल एक और जेनजी को सौंप दी जाए। नेपाल की ये दूसरे जेनजी है बालेंद्र शाह उर्फ बलेन शाह। कभी नेपाल के रैपर रहे बलेन शाह फिलहाल काठमांडू के मेयर हैं और पूरे नेपाल में जेनजी के सबसे पसंदीदा नेता। बहुत मुमकिन है कि जब तक नेपाल में एक स्थिर सरकार न आ जाए तब तक नेपाल की बागडोर बलेन शाह के हाथों में सौंप दी जाए। याद कीजिए 2024 में जेनजी के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
जब शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद जेनजी की ही डिमांड पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया था। एक अच्छे मकसद से शुरू हुआ जेनजी का एक इनकलाब कम से कम खत्म होते होते वैसा नहीं रहता है जिसे याद रखा जाए। पता नहीं आगे नेपाल का क्या होगा, पर एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते बस यही दुआ है कि जो भी हो अच्छा हो। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।